स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने टॉपिक्स जो डिस्कस किए थे, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। इसके अलावा हमने इम्पोर्टेंस भी देखी थी एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसे होती है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन हो या वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, ये दोनों प्रोसेस कैसे होते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। आप जानते हैं इस बात को कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो। ऑक्सीजन के बगैर होने वाली रेस्पिरेशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जबकि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होने वाली रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब ऑर्गेनिजम्स या तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं या वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। जाहिर सी बात है, जो ऑर्गेनिज्म जिंदा होगा वो हर वक्त रेस्पिरेशन करेगा, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो साइकिल के थ्रू होता है, यानी ये प्रोसेस हमेशा होता रहता है। लेकिन समझने के लिए हम इस प्रोसेस को 3 स्टेजेस में कन्वर्ट करते हैं। 3 स्टेजेस बनाकर रेस्पिरेशन के टॉपिक को समझाया गया है। उसमें सबसे पहली स्टेज क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, अब देखें लाइसिस, कोई रटा मारने की जरूरत नहीं है इस स्टेज को। लाइसिस का क्या मतलब है, ब्रेकडाउन। और ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज की। ग्लाइकोलाइसिस ऐसी स्टेज, ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की जाए, ग्लूकोज की तोड़फोड़ की जाए। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन मौजूद होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज को 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो 2 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, पायरुविक एसिड के। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड को 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल्स यानी पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये ग्लाइकोलाइसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, तो इस वजह से ये दरअसल एरोबिक रेस्पिरेशन की भी फर्स्ट स्टेज है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की भी फर्स्ट स्टेज है, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। तो जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, दरअसल ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट और लास्ट स्टेज है। यानी हम इस तरह कह सकते हैं कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ एक स्टेज में होती है, या एनएरोबिक रेस्पिरेशन का सिर्फ एक प्रोसेस है, वो क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन की आगे 2 स्टेजेस हैं, वो देख लेते हैं। पहली स्टेज हमने देख ली है, दूसरी स्टेज क्या है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल। अब पायरुविक एसिड जो है 3 कार्बन कंपाउंड, इसकी इस प्रोसेस के अंदर मुकम्मल क्या की जाती है, ब्रेकडाउन की जाती है, यानी इसे कंप्लीटली क्या किया जाता है, ऑक्सीडाइज, मुकम्मल इसकी क्या की जाती है, ऑक्सीडेशन की जाती है पायरुविक एसिड की। सबसे पहले इसे 2 कार्बन वाले कंपाउंड यानी एसिटाइल को ए में कन्वर्ट कर दिया जाता है।
एसिटाइल को ए में इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसके रिजल्ट में एटीपी की प्रोडक्शन होगी, NADH की प्रोडक्शन होती है और FADH2 की प्रोडक्शन होती है क्रेब्स साइकिल के अंदर। उसके बाद थर्ड स्टेज है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नाम से जाहिर है ऐसी चेन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट हों, यानी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है इस स्टेज में। अब देखें, हमने क्रेब्स साइकिल में देखा NADH बना और FADH बना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो NADH होगा और इसके अलावा FADH2, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाइड्रोजन के आयंस ये रिलीज करता है। NADH और FADH अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा और हाइड्रोजन आयंस रिलीज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे तो इनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इनसे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जब एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो उस एनर्जी को एटीपी फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है, एटीपी बनाने के लिए यूज किया जाता है। जब एटीपी बन गई, आपको याद होगा कि हमने एटीपी टॉपिक पढ़ लिया है। आप जानते हैं कि एटीपी क्या है, सेल्फ की एनर्जी करेंसी है। जब एटीपी की प्रोडक्शन हो गई तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स और ये हाइड्रोजन के आयंस ये ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं और क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। इस तरह ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद दोबारा क्या होगी, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, और फिर उसके बाद क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एक दफ़ा मैं ये आपको रिवाइज करवा दूँ। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है वो है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसे होती है, उसका जो सबसे पहला स्टेप है, अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो उसका ये फर्स्ट और लास्ट आखिरी स्टेज भी है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या है, जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की जाए। ग्लूकोज के 6 कार्बन कंपाउंड है, उसे पायरोविक एसिड, जो कि पायरोविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है और पायरोविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है। दूसरे स्टेप में क्रेब्स साइकिल, पायरोविक एसिड है, उसकी मुकम्मल क्या की जाती है, ऑक्सीडेशन, और उसे 2 कार्बन वाले कंपाउंड यानी एसिटाइल को ए में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके रिजल्ट में एटीपी बनती है, NADH बनता है और FADH2 बनता है। नेक्स्ट स्टेप, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्रेब्स साइकिल में बनने वाला NADH और FADH2 जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा और हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है। ये इलेक्ट्रॉन्स जब रिलीज होंगे तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी को एटीपी बनाने के लिए यूज किया जाता है। जब एटीपी बन जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयंस रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, जिसके रिजल्ट में वाटर बनता है। ये तो था मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है द एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन हो या वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, इन दोनों में एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होती है, या दूसरे वर्ड्स में एटीपी के कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ग्लाइकोलिसिस के अंदर एटीपी के 2 मॉलिक्यूल्स, इसी तरह क्रेब्स साइकिल में 2 मॉलिक्यूल्स, जबकि अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करें तो उसमें 32 मॉलिक्यूल्स जो हैं एटीपी के प्रोड्यूस होते हैं। पेज नंबर 133 पर आप आएँ, यहाँ पर एनर्जी चार्ट ऑफ रेस्पिरेशन की फिगर दी गई है। इसमें उसने बताया है कि कैसे ग्लाइकोलिसिस में या क्रेब्स साइकिल्स में या उसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो है एनर्जी की यानी एटीपी की प्रोडक्शन होती है। आप देखें
फिगर के अंदर ग्लूकोज यानी ग्लाइकोलिसिस हो रही है और उसमें आपको साथ लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि एटीपी के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के अंदर भी एटीपी के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। लेकिन आप देखें कि ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब्स साइकिल, इसके सामने उसने मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं जो हमने मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में डिस्कस किए, वो थे NADH और FADH2। दरअसल जो एक NADH का मॉलिक्यूल है वो 3 ATP मॉलिक्यूल्स बनाता है। एक जो ATP का मॉलिक्यूल है वो यूज़ हो जाएगा उसको ट्रांसपोर्ट करने में। कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने में? ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन चूँकि साइटोप्लाज्म में होता है, उसके बाद क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो एक जो ATP का मॉलिक्यूल है वो यूज़ हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन में, पीछे जो एक NADH का मॉलिक्यूल है उसके पास जो ATP के 2 मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखें उसने दिया 2 NADH के मॉलिक्यूल्स हैं, फिर उसके नीचे भी 2 NADH के मॉलिक्यूल्स हैं। अब 2 NADH के मॉलिक्यूल्स हैं तो उससे 4 ATP मॉलिक्यूल्स बने, फिर उसके बाद फिर नीचे 2 NADH के मॉलिक्यूल्स हैं। चूँकि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आ गए हैं इसलिए अब उससे 6 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फिर उसने 6 NADH दिया हुआ है जिससे 18 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और FADH2 जो है उससे 4 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जब हम इन तमाम को प्लस करेंगे तो जो फाइनल यील्ड है वो 36 मॉलिक्यूल्स होती है एरोबिक रेस्पिरेशन की। अब अगर आपको याद हो कि ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा था कि ग्लाइकोलिसिस ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है, तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ATP के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। चूँकि ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होती है, ना क्रेब्स साइकिल होगा ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, तो जो नेट गेन ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो उसमें 36 ATP के मॉलिक्यूल्स होते हैं। पेज नंबर अब 132 पर आएँ। ये आपको मैं 2 बॉक्सेस हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की हेडिंग दी हुई है, इसका सेकंड स्टेज यानी क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल की सेकंड लाइन के दरमियान से रीड कर रहा हूँ। बिफोर एंटरिंग इन क्रेब्स साइकिल पायरोबिक एसिड चेंज इनटू अ 2 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड एसिटाइल CoA। यहाँ तक आप डेफिनेशन कर लेंगे एसिटाइल CoA की। वैसे जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है ये एक्सटेंसिव है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बॉक्स रीड कर देता हूँ। फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फैड इज आल्सो अ कोएंजाइम। फैड क्या है? कोएंजाइम है, लाइक NAD, जिस तरह NAD है। इट गेट्स 2 हाइड्रोजन एंड रिड्यूसेस टू FADH2। फैड जो है हाइड्रोजन के 2 एटम्स रिसीव करता है और कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में। नेक्स्ट पेज पे एक बॉक्स है वो रीड कर लेते हैं। अ ब्रिटिश बायोकेमिस्ट सर हेंस क्रेब्स डिस्कवर्ड दिस सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द क्रेब्स साइकिल। एक ब्रिटिश बायोकेमिस्ट जिसका नाम सर हेंस क्रेब्स था, उसने ये रिएक्शन डिस्कवर किया और उसके नाम से ही इस स्टेज का नाम यानी क्रेब्स साइकिल पड़ा। द एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन एक्सटेंसिव है, इसका जो चार्ट दिया हुआ है ये भी आपने कंप्लीट ड्रॉ करना है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हाजिर होऊंगा मैं एक न्यू टॉपिक के साथ। कंपैरिजन देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन का और एनारोबिक रेस्पिरेशन का, और फोटोसिंथेसिस को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।